कहानी के लेखक विवेक मिची हैं। यह कहानी उस वक्त की है जब मैं और मेरा दोस्त हम लोग YouTube के लिए ब्लॉगिंग के लिए निकले थे। सुबह हम लोगों ने सोचा कि जमशेदपुर से रांची तक का हॉरर ब्लॉग को शुरू किया जाए। सुबह हम लोगों ने कुछ नाश्ता वगैरह किया। होटल से नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने अपना सफर को शुरू किया। दिन भर हम लोग काफी घूमे और काफी जंगल और पहाड़ों में भी गए शूट के लिए। दिन भर काफी घूमने के बाद दोपहर में हम लोग एक ढाबे पर रुके दोपहर का खाना खाने के लिए। हम लोगों ने एक कैमरा बनाया था जिस पर पावर बैंक था और उस पर हम लोगों ने ग्रेप होल्डर भी जोड़ा था। दोपहर का खाना खाने के बाद मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि हम शाम को हॉरर ब्लॉग्स बनाते हैं। अभी फिलहाल हम लोग ऐसे ही किसी अच्छे इलाके को शूट करेंगे। हम लोगों ने बात की और वहीं होटल पर ही रात बिताने का फैसला किया। तब मेरे दोस्त ने कहा कि चलो थोड़ी दूर चलते, अभी रात होने में वक्त है, तब तक हम लोग आसपास का वीडियो बनाते हैं। बस फिर क्या था, हम लोग वहां से निकल पड़े। हम लोग कुछ दूर आ चुके थे, फिर एक रास्ता दिखा जो जंगल के अंदर की ओर जा रहा था। तो हम लोगों ने उस इलाके को एक्सप्लोर करने का सोचा और रोड से थोड़ी दूर जंगल के अंदर अपनी मोटरसाइकिल पर जाने लगे। हम लोग काफी दूर आ चुके थे और यह जगह काफी सुनसान था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे ये जगह काफी अच्छी लगी तो मैंने अपने दोस्त से बात की कि रात को वापस यहाँ पर आएंगे और फिर हम लोग हॉरर ब्लॉग शूट करेंगे, और उसने भी मेरी बात मान ली। यह बात कर हम लोग वहीं आसपास की शूटिंग में लगे हुए थे। तब तक हल्का अंधेरा हो चुका था। तभी मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि आज हम लोग वापस जमशेदपुर चलते हैं और किसी और दिन वापस आएंगे। वैसे भी यह जगह काफी सुनसान है, 2-3 दोस्तों को साथ लेकर के आएंगे, फिर शूट करेंगे। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि भाई तब बोल रहा था कि शूट करना है, फिर कहाँ कि वापस चलते हैं। जो भी हो, मुझे उसकी बात माननी पड़ी। तो हम लोगों ने वापस जाने का ही सोचा। उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना सामान, कैमरा वगैरह पैक कर गाड़ी पर रख लिया और हम निकलने लगे। हम कुछ दूर चले ही थे कि हमारी गाड़ी पंचर हो गई। अब इस सुनसान हाईवे में दूसरा उपाय ही क्या था। हम लोगों को फिर से वापस लौटना पड़ा उसी ढाबे की ओर, क्योंकि उसके सामने एक पंचर दुकान था। हम लोगों ने वहां गैराज वाले से बात करके अपने बाइक को वहीं छोड़ दी और कैमरा लेकर निकल पड़े। अंधेरा हो गया था, 7 पार या 8 बज रहे होंगे। मैंने कहा कि चलो थोड़ी दूर चलते हैं और कम से कम एक सुनसान जगह पर जाकर ब्लॉगिंग करते हैं। हमने देखा कुछ दूर पर एक खंडहर जैसा टूटा फूटा मकान था। वहां पर काफी अंधेरा था और दूर दूर तक चीजें दिखाई नहीं दे रही थीं। बस फिर क्या था, हमने अपना कैमरा निकाल लिया, एक मोबाइल और एक छोटा सा एक्शन कैमरा जिसमें नाइट विजन ऑन था। हम लोगों ने अपनी मेन लाइट को बंद करके नाइट विजन से रिकॉर्ड करने लगे। हम लोगों ने देखा कि कुछ दूर पर कुत्ते जैसी चीज जो करीब 7-8 फुट का होगी, उसने एक लंबी छलांग मारकर उस हाईवे को पार कर लिया। फिर वहीं पर थोड़ी दूर में गोली चलने की आवाज सुनाई पड़ी। हम लोग तुरंत वहां पर छुप गए, क्योंकि ऐसे इलाके में अचानक गोली की आवाज आना तो शायद हो सकता है कि ये नक्सली इलाका हो, इसलिए शायद यहाँ गोलियां चल रही है। लेकिन फिर हमने देखा कि वो लोग उस कुत्ते जैसे चीज पर ही गोलियां चला रहे थे। कुछ गोली लगने के बाद वो आदमी ढेर हो चुका था। मैंने अपने दोस्त से कहा कि जाकर देखें क्या। उसने तो पहले नहीं कहा, फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद बोला कि चलो देख ही लेते हैं। तो हम लोग अपनी जगह से निकल आए और उनके पास पहुंचे। उनमें से एक ने पूछा कि तुम लोग कौन हो। हम लोगों ने अपने बारे में सब कुछ बताया। फिर हम लोगों ने उनसे पूछा कि ये कौन है जिसे आप लोग गोली मार रहे थे। तो उनमें से एक जो थोड़ा बुजुर्ग था, उसने बताया कि ये एक नर भेड़िया है।
उसकी बात पर मुझे हंसी आ गई और मैंने पूछा कि आज के जमाने में नर भेड़िया? फिर उसने बताया कि शुरू में उसे भी विश्वास नहीं था। एक दिन उसके पोते ने उसे बताया था कि आज से 3-4 महीने पहले जब उसका पोता और उसके कुछ दोस्त छुपा छुपी खेल रहे थे और खेलते खेलते काफी दूर आ गए थे, तो उनमें से एक बच्चा काफी शरारती था और वो छुपने के चक्कर में जंगल की ओर भाग गया। और तभी उसके पोते ने बताया कि कैसे उसे उसके दोस्त की एक जोरदार चीख सुनाई पड़ी। उस बुजुर्ग ने बताया कि जब तक हम लोग सब वहां गए तब तक वो बच्चा मर चुका था। उसके लाश के काफी टुकड़े हो चुके थे, सिर्फ वहां उस बच्चे का एक हाथ और आधा कटा हुआ सर ही था। वहां जमीन पर काफी खून था। राकेश का तो रो रो कर बुरा हाल था। उसका सबसे छोटा बेटा मर चुका था। फिर पुलिस को खबर किया गया और पुलिस ने उस जगह को तलाशा, लेकिन उन्हें कुछ सुराग नहीं मिला। तो अंत में ये अनुमान लगाया गया कि शायद किसी जंगली जानवर, हो सकता है कि भालू हो या फिर हाथी या लोमड़ी ने उस बच्चे को मारा होगा। उसके ठीक कुछ एक सप्ताह के बाद हमारे गांव का गुल्लू शराबी ने कुछ देखा था। वो पागल आदमी ज्यादातर नशे में ही रहता था, इसलिए हमने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर करीब 1 या 2 दिन बाद यहां से थोड़ी दूर पर एक कार का एक्सीडेंट हुआ था। गांव के किसी किसान ने ही हमें बताया, तो हम लोग सब वहां भागे भागे गए उनकी मदद करने के लिए। उस कार में पति और पत्नी बुरी तरह जख्मी थे और वो कार में ही फंस गए थे। हमने फिर बाकियों को निकालना शुरू किया और रोड से थोड़ी दूर पर उनको जमीन पर लेटा दिया। हमने रामू से कहा कि तू यही रुक, हम लोग और मदद लेकर आते हैं। इतना कहकर हम लोग सब वापस गांव की ओर भागे। जब हम लोग वापस आए तब हम लोगों ने देखा कि रामू बुरी तरह जख्मी पड़ा था और वो 2 लाशें से वहां से गायब हो चुकी थीं। हमने जब रामू से पूछा तो रामू ने बस इतना बताया कि उसके सर पर किसी ने वार किया था, उसके बाद उसे कुछ याद नहीं था। मैंने सोचा हम लोग यहाँ 30 साल से रह रहे हैं, इतने सालों में तो कुछ नहीं हुआ यहाँ, फिर ये अचानक जंगली जानवर कहां से आ गए। और उसी दिन शाम में गुल्लू पर किसी ने हमला किया। गुल्लू उस वक्त गांव के पास रोड पर एक एटीएम है, वो एटीएम के पास से गुजर रहा था, उस पर हमला हुआ था। गांव के किसी आदमी ने बताया कि एटीएम के कैमरे में देखो, शायद उससे कुछ पता चल जाए। मुझे भी उसकी बात ठीक लगी, तो हम लोगों ने मैनेजर से बात करके उस रात का फुटेज देखा। फिर तब से ही हम लोगों ने अपने सुरक्षा का इंतजाम कर लिया। कुछ लोगों ने पैसा जमा कर बंदूकें वगैरह कर दी और हम देर रात तक गांव की रखवाली करते थे, एक मचान के ऊपर बैठकर। आज रात हम लोगों ने इसे मार गिराया। वह बुजुर्ग इतना कह ही रहा था कि अचानक उस लाश में फिर से जान आ गई। उसके हाथ और पैर बांधे हुए थे, इसलिए वह छटपटाने लगा। फिर एक आदमी, उसके पास बड़ी राइफल थी, उसने बंदूक के पीछे से उस नर भेड़िए के सर पर जोर से दे मारा। वह मानव भेड़िया बेहोश हो चुका था। उन लोगों ने उसे एक बोलेरो पर लाद दिया। हम लोग तब तक काफी कुछ रिकॉर्ड कर चुके थे। तभी अचानक ढाबे से हमें फोन आया कि भैया, आपकी गाड़ी का पंचर बन चुका है, आप आकर के गाड़ी ले जाइए। हम लोग जैसे ही वापस जाने के मुड़े ही थे कि दूर पर कुछ भेड़ियों के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज से लग रहा था कि ढेर सारे भेड़िए होंगे वहां पर। हम लोग इस वक्त हाईवे के ठीक बीच में थे और वह गांव वहां से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। हम लोग सब वहां से तेजी से चलते हुए वापस आने लगे। फिर हम लोगों ने कुछ नोट टिस किया और ऐसा लगा जैसे कि हम लोग चारों ओर से घिर चुके थे और हर थोड़ी थोड़ी देर में चारों तरफ से भेड़ियों की रोने की आवाज सुनाई देती थी। अब हम लोग दौड़ने लगे। हम लोग अब गांव पहुंच चुके थे, लेकिन वहां पर माहौल कुछ और ही था। सबके सब डरे हुए थे। कोई अपना सामान लेकर कहीं भाग रहा है
तो कोई अपने बच्चों को लेकर कहीं भाग रहा है, कुछ लोग टॉर्च लेकर वहां से दूर भाग रहे थे। हमने देखा कि दूर में लगभग 50-60 चमकती हुई आंखें हमारी ओर तेजी आ रही थी। ये शायद पश्चिम की ओर था। हमने मुड़कर आगे की ओर देखा तो वहां का भी नजारा कुछ ऐसा ही था। कुछ औरतें तो डर से रोने लगी, वे बोलने लगी कि अब हम लोग क्या करेंगे। मैंने उस बुजुर्ग से पूछा कि यहाँ आस पास पर कोई अच्छी जगह है, कोई बड़ी सी, जहाँ सारे लोग आराम से रात बिता सकें। तब उस बुजुर्ग ने बताया कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक मस्जिद बन रहा है, वहाँ पर काफी जगह है। तो हम लोगों ने उन लोगों से कहा कि आप सब लोग अपने बाल बच्चों को लेकर उस मस्जिद की ओर बढ़ जाइए। सभी लोगों ने तुरंत बाल बच्चों के साथ मस्जिद की ओर भागने लगे। अब वहां सिर्फ हम दोनों और उस बुजुर्ग और उसके आदमियों के अलावा और वहां कोई नहीं बचा था। उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम दोनों भी चलो हमारे साथ। मेरे दोस्त ने कहा कि नहीं, हमारी गाड़ी बन चुकी है, हम लोग वापस निकल जाते हैं। इस पर उस बुजुर्ग ने कहा कि ठीक है बेटा, जल्दी निकल जाओ। फिर वो लोग भी मस्जिद की ओर चल पड़े। अब वहां उस गांव में सिर्फ मैं और मेरा दोस्त बचे हुए थे। हम भी तुरंत भागे ढाबे की ओर। हमने बाइक देखा कि हमारी बाइक खड़ी थी, पर टायर पर हवा नहीं था। हमने तुरंत उस मिस्त्री को फोन किया, भाई तुमने पंक्चर बनाई या नहीं? टायर में हवा भी नहीं भरी है। उसने कहा कि भैया पंक्चर मैंने बना दिया है, लेकिन पावर नहीं था, इसलिए हवा नहीं भर पाया। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। मेरा दोस्त इस पर काफी गुस्सा हो गया। उसने कहा कि जब हवा ही नहीं है तो साइकिल वाले पंप से भर देता, क्या ड्रामा है ये। अब हम लोग पूरी तरह से वहां फंस चुके थे। हमने मुड़कर देखा कि मुखिया और उसके साथी काफी दूर निकल चुके थे। वो अब अंधेरे में दिख भी नहीं रहे थे। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि अब क्या करना है, बोलो, यहाँ गांव में रुके या फिर भागे। उसने मुझे देखा और बोला कि अबे भागो यार, YouTube के चक्कर में मैं मरना नहीं चाहता। अब डरने की बारी हमारी थी। हमारे पास एक बैग ही था जिस पर कैमरे का कुछ सामान रखा हुआ था। हम लोगों ने उसे पकड़ा और सीधे दौड़ने लगे। पीछे भेड़ियों की आवाज कुछ सामने सुनाई पड़ रही थी। अब हम बुरी तरह थक चुके थे, लेकिन भागना ही था तो हमने दौड़ना जारी रखा। और जब मस्जिद हमें दिखाई देने लगा तब हम लोग चिल्लाने लगे कि दरवाजा मत बंद करो, हमें पहले अंदर आने दो। खैर, हम लोग किसी तरह उस मस्जिद के अंदर घुसे और तुरंत एक कोने में जाकर बैठ गए। हम लोग काफी बुरी तरह थक चुके थे। हमने उस मुखिया से कहा कि कुछ लोगों को बंदूक के साथ छत के ऊपर भेज दीजिए, वो लोग कम से कम ऊपर से नजर रखेंगे चारों तरफ, और यहां सबसे कह दीजिए कि बिल्कुल भी आवाज ना करें। मुखिया ने वैसा ही किया। अब हमें भूख भी लगने लगी थी। गनीमत ये था कि गांव की कुछ औरतों ने खाने का सामान अपने साथ लेकर आई थी। हम लोग सब कोई खाने बैठ गए। तभी ऊपर खड़े एक बंदूकधारी ने कहा कि आप सब लोग बत्तियां बुझा डालें, नहीं तो वह हमें देख लेंगे। हमने वैसा ही किया। अब रात के करीब 11:30 बजे होंगे शायद। आधे से अधिक तो लोग सो चुके थे, कुछ आदमी सिर्फ जग रहे थे। औरतें और बच्चे काफी गहरी नींद में सो चुके थे। मेरे दोस्त ने कैमरा चालू करके फुटेज देखना चालू किया। मैं उसे बैठा छोड़कर छत पर चला गया और उन दो बंदूकधारियों से बात करने लगा। ये जगह काफी ऊंचाई पर थी, तो यहां से लगभग सारा गांव साफ दिखाई पड़ता था। हम लोगों ने देखा कि वहां नर भेड़िए सब घरों को उजाड़ रहे हैं। उनमें से कुछ मस्जिद से थोड़ी दूर पर भटक रहे थे। मैं दौड़कर नीचे गया मुखिया के पास और उससे कहा कि पुलिस को फोन लगाइए और उसे सारी बात बताइए। तब ठीक उस मुखिया ने पुलिस को फोन किया और उसे सारी बातें विस्तार में बताई। पहले तो उस पुलिस वाले को कुछ विश्वास ही नहीं हुआ। फिर हमने अपनी फुटेज भेजी व्हाट्सएप के जरिए, तो उसने कहा कि ठीक है, रुको, मैं सिपाहियों को लेकर आता हूं,
अभी मीटिंग खत्म होने में टाइम है। मैंने उसे पूछा कि सर आप लोगों को कितना टाइम लग जाएगा। उसने बताया कम से कम 1 घंटे और लगेंगे। तब मुखिया ने उस पुलिस वाले से कहा, जो भी हो आप फोर्स लेकर आइएगा। उस पुलिस वाले ने भी हामी भर दी और फोन काटा दिया। अब आधी रात हो चुकी थी और चारों तरफ भयानक सन्नाटा पसर गया था। तभी वहां पास एक बच्चे ने कहा, माँ मुझे पेशाब के लिए जाना है। उसकी माँ मुखिया को देखने लगी तो मुखिया ने कहा कि रुको, मैं एक आदमी तुम्हारे साथ भेज देता हूं। तो उस बच्चे की माँ ने कहा कि नहीं नहीं, मैं भी जाऊंगी। तो मुखिया कहा बिल्कुल भी नहीं। फिर वह आदमी और वो बच्चा दोनों बाहर निकल पड़े। मस्जिद से थोड़ी दूर गए पेशाब के लिए। मैं एक बालकोनी से उन्हें देख रहा था। वे लोग वापस लौटने लगे कि तभी एक आवाज आई, फटाक, और वह आदमी दर्द से चीखते हुए सीधे हवा में उड़कर दूर जा गिरा। उस आवाज से सभी लोग जग चुके थे। उस बच्चे को सभी ने कहा कि अंदर आ जाओ। मैं तुरंत दौड़कर छत पर गया। वहां ऊपर लोग गोलियां चला रहे थे और देखते ही देखते उन भेड़ियों ने उस आदमी घसीटते हुए जंगल की ओर ले गए और उसे भी मार डाला। फिर मैं नीचे आया और अपने दोस्त के पास में चुपचाप बैठ गया और तभी उस पुलिस इंस्पेक्टर का फोन आया। उसने कहा कि और आधे घंटे में हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। हम लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। ठीक आधे घंटे बाद पुलिस वाले वहां पर आ चुके थे, लेकिन तब तक वे नरभेड़िए वहां से जा चुके थे। सभी लोग मस्जिद से बाहर निकल आए और वापस गांव की गए। वो गांव का नजारा बहुत ही खतरनाक था। लगभग सारे घर टूट चुके थे। उन लोगों ने जिस नरभेड़िया को पकड़ा था उसे बाद में पुलिस को हैंड ओवर किया गया। मैं और मेरा दोस्त उस मुखिया से बात करने लगे। इंस्पेक्टर भी वहां तब तक आ चुका था। उसने बताया कि हम लोग कल सुबह तक इस जंगल में छानबीन शुरू कर देंगे। मैंने कमिश्नर से बात कर ली है, कल सुबह तक फोर्स यहां पर आ जाएगी और फिर उन लोगों पर हम लोग हमला कर देंगे। अभी काफी रात हो चुकी है, आप सब लोग सोने की कोशिश करें, हम लोग तब तक रात में जगते हैं। सभी लोग किसी तरह हम लोग भी ढाबे के अंदर जाकर सो गए। वहां बाहर सिर्फ पुलिस वाले ही रात को पहरा दे रहे थे। एक लंबी और गहरी नींद के बाद मेरी प्यास से आंखें खुली। मैं पानी पीने के उठा ही था कि तभी बाहर से चिल्लाने की आवाज आई, आह हा, बचाओ। मैंने दीवार के छेद से देखा। बाहर का माहौल बहुत ही खतरनाक था। वो इंस्पेक्टर पूरा लहूलुहान हो चुका था। वह जमीन पर रेंग रहा था, अपना पिस्टल पकड़े। बाकी के सारे सिपाही मारे गए थे। कुछ भेड़िए सिपाहियों की लाश उधेड़ने में व्यस्त थे। इंस्पेक्टर रेंगते हुए किसी तरह से हमारे ढाबे के अंदर आया और बहुत ही जोर जोर से हाँफ रहा था। सभी लोग घरों में डरे सहमे हुए थे। इंस्पेक्टर ने कहा कि अगर आप लोग भाग सकते हैं तो भाग जाइए। मैंने उस इंस्पेक्टर से पूछा, लेकिन आप तो बुरी तरह से जख्मी हैं। उसने कहा कि मेरी चिंता मत करिए, मैं ठीक हूं, आप लोग बस यहां से निकलिए जाइए। मैंने देखा कि मेरी बाइक की टायर पर हवा अब पूरी भरी हुई थी। मैंने अपने दोस्त से पूछा, ये हवा कैसे आई? उसने कहा कि सोने से पहले उसने वहां साइकिल के पंप से भर दी थी। तो अब क्या करें हम लोग? मैंने पूछा। उसने कहा, चलो निकलते हैं, फोर्स अब सुबह में ही आएगी, हम लोग यहां नहीं रुक सकते हैं। हमने चुपचाप गाड़ी को ढाबे के पीछे वाले रास्ते से धकेलते हुए निकाला, बिना इंजन स्टार्ट किए हुए। हम लोग बाइक को थोड़ी दूर तक ढकेलते ढकेलते चुपचाप आ गए। तभी अचानक मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि भाई भाग यहां से जल्दी, वो तो हमारे पीछे ही आ रहे हैं। उसकी बात सुनकर जैसे ही मैं पलटा तो मैं डर गया। हमने तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट की और भागने लगे। वह लगभग हमारे बाइक के पीछे ही पहुंच चुके थे। नजारा बहुत डरावना था। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और हम लोग काफी दूर निकल गए। उसके बाद फिर से वही अंधेरा हाईवे। हमें अब भी काफी डर लग रहा था। आखिरकार हम लोग घाटी वाले रोड पर आ गए थे। अब सुबह के 5 ही बज चुके थे और थोड़ी दूर पर
एक लाइन होटल था। करीब 2 घंटे में हम लोग वहां पर पहुंचे और नाश्ता वगैरह हम लोगों ने किया। हालत ही ऐसी थी कि खाना गला से नीचे ही नहीं उतर रहा था। खैर, किसी तरह हमने अपना खाना खत्म किया। तब मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या वापस चले, देखिए वहां का क्या कंडीशन है। उसने मुझसे कहा, पागल हो गए हो क्या, दोबारा नहीं जाना मुझे वहां। मैंने कहा कि अब तो फोर्स आ गई होगी। तो उसने कहा, आई हो या ना आई हो, मैं तो दोबारा बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा उस जगह पर। खैर, हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। हम लोग काफी थके हुए थे और अब हमारे पास काफी फुटेज था YouTube पर डालने लायक। मैंने फिर अपने दोस्त को उसके घर पर छोड़ा